हेलो नमस्ते आप सभी को। ऑल पीटी फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रागनी है और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और एक जानकारी मैं आप लोग को दे देती हूँ। ये जो रिसेंटली मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। अभी पहले रागनी विद स्टडीज़ था, बट अभी जो है ऑल पीटी फैक्ट्स मैंने नाम रखा है, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से सारे पीटी फैक्ट्स से जितने भी जानकारी होगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं उन सभी के बारे में यहाँ पे जानकारी दूंगी, ओनली पीटी के बारे में। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम जो है पीटी फैक्ट्स रख दिया है, ठीक है। तो हमने इससे पहले ये जो मैं वर्ल्ड मैप करा रही हूँ, इससे पहले मैंने देखिए आपका कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी करा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। उसके बाद ये साउथ अमेरिका का भी मैंने कॉन्टिनेंट करवाया हुआ है, और तीसरा नंबर पे आपका वो ऑस्ट्रेलिया, उसका भी कॉन्टिनेंट मैंने सारा मैप करवाया हुआ है। अभी जो मैं करवाऊँगी ना, ये यूरोप का करवाऊँगी, ठीक है। यूरोप में हम लोग एंट्री करेंगे और यूरोप में हर एक चीज़ छोटी छोटी, क्योंकि यूरोप से पूछता तो है हर जगह से, बट यूरोप में ज़्यादा चीज़ें इंसिडेंट होती रहती है, आए दिन न्यूज़पेपर में छपते रहते हैं, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ना ओवरऑल थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं मैप का, कि मतलब हालांकि मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि पहले कौन सा बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके बाद कौन सा है नहीं है, ठीक है। कौन सा समुद्र है, किधर कैप्रिकॉन है, ये सब देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि आप सबको पता होगा एशिया नंबर 1 कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट में आपका एशिया ही आता है। दूसरा आपका जो है अफ्रीका आता है। तीसरा में नॉर्थ अमेरिका आता है। चौथा में आपका साउथ अमेरिका आता है। पाँचवा में आपका अंटार्कटिका आता है। 6 में आपका यूरोप आता है और 7वां नंबर पे जो है आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जानकारी मैं यहाँ दे देती हूँ। आप सबको पता होगा कि ये पैसिफिक ओशन है, ये आपका अंटार्कटिक ओशियन है, ये नीचे जो है इंडो पैसिफिक, इंडो एशियन है, और इधर फिर क्या हो गया आपका पैसिफिक ओशन होगा, ठीक है। मेनली जो 4 बड़े बड़े महासागर होते हैं, 4, ऊपर में आर्कटिक हो गया और नीचे में अंटार्कटिका, ये एक कॉन्टिनेंट में काउंट होता है, ठीक है। सफ़ेद महासागर जिसको कहते हैं, क्या सफ़ेद महासागर का देश अंटार्कटिका होता है, सफ़ेद। अब यहाँ पे उसके बाद हम ना थोड़ा सा मैप को देखेंगे, रेखा को देखेंगे कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय होता है, क्या मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। इंग्लिश में बोलो तो टेप्रिकॉन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अब हम सबको पता है ये जो बीच वाला लाइन है ना, इक्वेटर है, पता है। नीचे वाला लाइन कैप्रिकॉन है, यानी कि मकर रेखा है। ऊपर वाला लाइन क्या है आपका, कर्क रेखा है। इतना क्लियर है। कर्क रेखा बोलो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, इक्वेटर, और ये क्या हो गया आपका कैप्रिकॉन, यानी कि मकर रेखा हो गया। अभी इतना जान लो आप लोग कि ये जो कर्क रेखा है ना ऊपर वाला, उसके ऊपर जितना भी क्षेत्र है, कपकपाहट ठंड रहती है, बर्फी बर्फ रहती है, इतना सोच लो। क्लियर है। मकर रेखा के नीचे जितना भी क्षेत्र है, सारे के सारे ठंडा क्षेत्र है, इतना क्लियर कर लो बस। ये जो कैंकर के ऊपर सारे के सारे बर्फीली जोन, मकर के नीचे सारे के सारे बर्फीली जोन, यानी कि टेम्परेट जोन होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय जिसको कहते हैं। ये शीतोष्ण हो गया, ये भी शीतोष्ण हो गया। ये जो बीच वाला क्षेत्र है आपका, ये वाली पूरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब कर्क और मकर के बीच वाला क्षेत्र क्या है, सारे के सारे ट्रॉपिकल जोन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। और उसके ऊपर में क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया, ठीक है। इतना पता है। अब ये जो शीतोष्ण कटिबंध है ना आपका, ये जो शीतोष्ण कटिबंध है, उसके ऊपर भी ठंडा होता है। ठंडा में भी कैटेगराइज किया गया है। शीतोष्ण के बाद ना टैगा टैगा आता है, टैगा। टैगा के अंदर जो और अंदर जाओगे तो टुंड्रा आएगा, ठीक है। इधर सेम, पहले टैगा आएगा और टैडा से क्या होगा, नीचे जाओगे तो टुंड्रा आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो ठंडा लगता है कहाँ पे, नंबर 1 पे, ये टैगा और टुंड्रा, ये टुंड्रा में लगता है, ठीक है। तो टुंड्रा हो गया, टैगा हो गया, फिर आपका शीतोष्ण हो गया, यानी कि टेम्परेट हो गया, फिर बीच में उष्ण कटिबंधीय आया। फिर ऊपर जाओगे तो फिर बीच वाला को छोड़ के फिर शीतोष्ण आएगा, फिर आपका टैगा आएगा, फिर अंदर जाओगे तो टुंड्रा आएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना मैं ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्यों बताने की क्या ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि ये जो देखो यहाँ पे यूरोप दिख रहा है, तो ये जो आपका ये क्या है, कर्क है,
कैंकर है, ये इक्वेटर है और ये कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं ना तीनों की तीनों, कोई भी नहीं गुजरता है यूरोप से। और जब रेखा नहीं कोई नहीं गुजरता है तो ये ऊपर वाला क्षेत्र मैंने क्या बताया था, कर्क से ऊपर ठंड बताई थी ना, तो यूरोप का ये जो सारा क्षेत्र है वो आर्कटिक वृत्त के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? आर्कटिक सागर है ना ऊपर में, तो उसके नज़दीक है। और ये सारे के सारे तभी ठंड से ठंड देश होते हैं वहाँ पे, सूरज की किरणें जो है वहाँ पे कम पड़ती रहती है। तो इसीलिए वहाँ के जो ब्रिटिश लोग देखोगे, इंग्लैंड के लोग, बहुत ही उसका स्किन भी पतला होता है, सारे के सारे गोरे होते हैं, क्योंकि ठंडे प्रदेश रहते हैं वहाँ पे, सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुँच पाती है। तो ये ठंडे प्रदेश समझ में आ गया। तो ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय में है आपका सारा का सारा यूरोप, ये कोई भी रेखा पे नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये देखो, इसके यूरोप के पश्चिम साइड में क्या है आपका, अटलांटिक सी है। समझ में आ गया? ठीक है, अटलांटिक सी है, ऊपर में आपका आर्कटिक सी है। अगर हम पृथ्वी को 4 भागों में बांटते हैं तो आप सबको पता है कि इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर क्या होता है, साउथ होता है। तो आप सबने पढ़ा होगा कि साउथ हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सब पढ़ते हैं ना, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है क्या, यूरोप। अब भारत अगर पूछता है तो भारत को क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है ना, क्योंकि ये भारत तो इधर है, तो ये पूरब गोलार्ध उत्तरी में बीच में आता है ना, एशिया कॉन्टिनेंट, क्योंकि एशिया में तो ये भी आता है। तो ये जो क्षेत्र होता है उसको उत्तर पूर्वी में काउंट करते हैं। ये जो बीच वाला क्षेत्र है आपको इसमें दक्षिण आपका पूरब काउंट करते हो। इधर क्षेत्र है पश्चिम, दक्षिण पश्चिम काउंट करते हैं। इधर का जो क्षेत्र है ये उत्तर पश्चिम काउंट करते हैं। तो ये एशिया, तो चाइना सब एशिया में आता है, तो ये बीच वाला क्षेत्र क्या हो गया, उत्तर पूरब हो गया। इसीलिए भारत जो है बोलता है कि उत्तर पूरब में स्थित है, और यूरोप जो है पूरा के पूरा नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ के बारे में, सॉरी यूरोप के बारे में। एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो अब नॉर्थ के मतलब यूरोप के अंदर विजिट करते हैं। फिर हम हल्का सा हिंट बता देती हूँ आप लोगों को। ये जो है ना आपका ये यूरोप, यहाँ पे ना ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा है ना, इससे और ये जो है आपका पूरा एशिया कॉन्टिनेंट कैसे अलग होता है। मेनली तो क्वेश्चन यहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल लोकेशन पहले दिमाग में सेट करने हैं, उसके बाद ही हमें उसके बाद देश के बारे में जानना है कि कितने देश है, कहाँ कौन सा देश है। तो ये जो है आपका ये अफ्रीका से यहाँ पे ना ये वाली स्पेन है, क्या है ये, स्पेन। और बीच में आपका ना जिब्राल्टर है। तो जिब्राल्टर स्टेट के माध्यम से जो है अफ्रीका अलग होता है, किससे, यूरोप से। किस माध्यम से, जिब्राल्टर, यहाँ पे ना जिब्राल्टर स्टेट के माध्यम से अलग होता है। ठीक है, और एशिया किस माध्यम से अलग होता है, तो यहाँ पे ना यूराल माउंटेन है, क्या है, यूराल माउंटेन है। तो यूराल माउंटेन भी है, और माउंटेन से एक नदी निकलती है यहाँ से, यूराल नदी, जो आपका कैस्पियन सागर में गिर जाती है। तो यूराल रिवर भी कह सकते हैं, क्योंकि यूराल पर्वत से निकलती है, तो यूराल रिवर भी होता है। तो यूराल रिवर के माध्यम से भी अलग होती है, और यूराल पर्वत के माध्यम से एशिया से यूरोप अलग होता है, यूराल के माध्यम से। ठीक है, काकेकस जो पर्वत है यहाँ पे, इसके माध्यम से भी अलग होती है, और यहाँ पे जिब्राल्टर की संधि से अलग होती है। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट था, याद हो गया। अफ्रीका से नीचे वाला जो है किससे अलग होता है, जिब्राल्टर, जी अफ्रीका जी, अफ्रीका जी, ऐसे याद करो कि अफ्रीका जी। तो जी जिब्राल्टर से स्टेट से अलग होता है। ठीक है, और एशिया से जो है अलग होता है, किससे, यूराल पर्वत से अलग होता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग स्पेशली यूरोप के अंदर एंटर करेंगे, और मतलब पहले तो हम लोग पॉलिटिकली देखेंगे। ठीक है, पॉलिटिकली चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद उसके बाद फिजिकली को पढ़ेंगे, जो ज्योग्राफी है। तो चलिए पहले पॉलिटिकली ज्योग्राफी को पढ़ लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो ये लीजिए, ये आपका यूरोप का मैप रहा। आई थिंक ये विजिबल हो रहा होगा सारा के सारा सब कुछ। ठीक है, तो ये आपका यूरोप का मैप है। इसमें इसको ना यूरोप को बेसिकली पेनिनसुला का मतलब प्रायद्वीप देश कहा जाता है। यूरोप कॉन्टिनेंट को मतलब प्रायद्वीप का भी प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो कंट्री है ना मतलब पानी से घिरा हुआ है। तो पहले तो ये समझना है ना कि प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, प्रायद्वीप होता क्या है। तो प्रायद्वीप पेनिनसुला इसको कहते हैं जब कोई कॉन्टिनेंट या जब कोई देश तीनों ओर पानी से घिरा होता है ना, तो जब तीनों ओर पानी से घिरा होता है, पानी से मतलब मान लो घिरा है,
तो उसको क्या कहेंगे? उसको पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है। इसी तरह जब कोई पानी तीनों ओर लैंड से घिरा हो तो उसको या तो बे कहते हैं, या तो उसको गल्फ कहते हैं, या तो इसको बाइट कहते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में ये बताया हुआ है कि जो है पेनिनसुला मतलब ये गल्फ क्या होता है। तो जब पानी तीनों ओर ज़मीन से घिरा होता है ना तो उसको गल्फ कहते हैं, या बे कहेंगे, जैसे बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल जैसे बोलते हैं। उसके बाद गल्फ ऑफ मतलब कोई भी खाड़ी देश कर लो, गल्फ ऑफ जहाँ पे गल्फ मेंशन हो, जहाँ पे बाइट मेंशन हो, समझ लीजिए कि पानी तीनों ओर लैंड से घिरा पड़ा है। ये पेनिनसुला क्या है? जब देश तीनों ओर पानी से घिरा होता है तो उसको पेनिनसुला कहता है। भारत भी पेनिनसुला में आता है ना। नीचे देखो इंडियन ओशियन है, इधर देखो अरब सी है, राइट साइड देखोगे तो आपका बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी है। तो तीनों ओर पानी से घेरा हुआ है, तो अल्टीमेटली वो क्या हुआ? प्रायद्वीप ही तो कहलाया। इसी तरह अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो एक मिनट में एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो ज़्यादातर जो देश है वो पानी से आपको घिरा दिखेगा। एक मिनट देखो, देखो ये इटली है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी है। इधर देख लो, ये जो आपका ग्रीस है, यूनान, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी है। देख लो, आगे चलो। आगे चलने के बाद यहाँ पे देखो ये भी ये तो पानी है, ये चारों तरफ ही पानी है इसका। यहाँ पे देखो डेनमार्क है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी है। ये आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री है, आपका स्वीडन है यहाँ पे ना, स्वीडन ही तो है ये। स्वीडन में भी देखो इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी। तो ये इसीलिए उसको पेनिनसुला कहा गया है। चलिए अब हम ना एक एक करके कंट्री वाइज देख लेते हैं कहाँ पे क्या है। यूरोप में, तो यूरोप में ये रहा यूरोप। अच्छा, इसको जानने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो आपका यूरोप से भी अपना बॉर्डर साझा करता है, यानी कि यूरोप में भी आधा और आधा जो एरिया है उसका एशिया को भी कवर करता है। तो ऐसा कुछ कंट्री बताइए जो एशिया में भी कवर है, मतलब एशिया को भी कवर करता है और यूरोप में भी, दोनों जगह है वो। ठीक है, तो इसमें मैं ही बता देती हूँ। पहला तो आपका ये रशिया हो गया। रशिया आपका यूरोप में भी आता है, आधा भाग एशिया में भी आता है। टर्की, टर्की यहाँ पे दिखेगा आपको, टर्की यहाँ पे होगा, मैं बताती हूँ, आऊँगी उस पर। टर्की नीचे है तो टर्की भी होता है। उसके बाद अजरबैजान होता है। क्या होता है? अजरबैजान होता है। फिर क्या होता है? जॉर्जिया होता है। क्या होता है? जॉर्जिया होता है। उसके बाद क्या होता है? कजाकिस्तान होता है। 5 कंट्री ऐसे हैं जो आपका एशिया एंड यूरोप दोनों दोनों मतलब दोनों में ही स्थित है। जैसे कि आपका तुर्की हो गया, रशिया हो गया, अज़रबैजान हो गया, जॉर्जिया हो गया, और अभी एक कज़ाकिस्तान हो गया। तो 5 याद रखिए, 5 कंट्री है जो दोनों के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, मतलब दोनों में ही स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा कंट्री था। तो यहाँ पे देखिए ना, जूम करके बता देती हूँ। ये ना, ये जितने भी कंट्री है ना, आपका नॉर्वे, आपका डेनमार्क है, यहाँ पे डेनमार्क होगा। एक मिनट, मैं फ़ोटो को यहाँ ले जाती हूँ। डेनमार्क दिख रहा है, ग्रीनलैंड ऊपर है डेनमार्क। ये तो आइसलैंड हो गया यहाँ पे। तो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है उसमें आपका आता है कौन कौन सा देश आता है? तो आपका डेनमार्क आता है, आपका नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, आपका फिनलैंड आता है। ये सारे के सारे कौन सा कंट्री है? ये रहा डेनमार्क यहाँ पे। तो ये सारे के सारे देश को क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, क्योंकि वो स्कैंडिनेवियन पर्वत माउंटेन्स के आसपास है इसीलिए। तो देखो नॉर्वे तो इसलिए याद रखो क्योंकि यहाँ पे नॉर्वे से ना मतलब शांति का अवार्ड मिलता है, नोबेल प्राइज़ मिलता है आपका नॉर्वे से, ओस्लो जिसकी राजधानी है। तो वहाँ से ओस्लो से आपका वो मिलता है, शांति का अवार्ड मिलता है। नॉर्वे इसलिए भी याद में रखा जाता है क्योंकि मध्यरात्रि का सूरज यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ना आर्कटिक ब्रीज क्षेत्र के नज़दीक है नॉर्वे, है ना, आर्कटिक ब्रीज के अंदर। तो वहाँ पे एक्चुअली जो सूरज है पूरी तरह से क्षैतिज नहीं हो पाती है। तो सूरज मतलब रात में भी क्या होती है ना, वो चमकती रहती है। तो सब तो नॉर्वे भी उसमें आता है। तो नॉर्वे जो है सूरज उस रात में भी चमकती दिखाई देती है, इसीलिए क्या कहते हैं? मध्यरात्रि का सूरज किसको कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। ठीक है, इतना याद हो गया। आगे देखते हैं कि यहाँ पे ना स्वीडन है। स्वीडन आप सबको इसलिए याद होगा क्योंकि अभी 32 कंट्री बना है नाटो का। कौन सा? आपका ये
स्वीडन 32 कंट्री बना है नाटो का, तो ये क्या हो गया, स्वीडन हो गया। ये फिनलैंड, फिनलैंड झीलों का देश, याद होगा, झीलों का देश किसको कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। तो इस तरह से आप याद कर लो। 31वां नाटो का कंट्री भी है, तो ये फिनलैंड हो गया, ये आपका स्वीडन हो गया, ये आपका क्या हो गया, नॉर्वे हो गया। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ना, ये जो सी सब है ना उसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये ना बाल्टिक सी है, क्या है ये, बाल्टिक सी है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथेनिया था, यहाँ पे ना गल्फ ऑफ आपका फिनलैंड होगा, नहीं लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड है, और ये आपका गल्फ ऑफ बोथेनिया हो गया, ये बाल्टिक सी है। तो बाल्टिक सी के अंदर कौन कौन सा कंट्री आता है आपका, 3 कंट्री आता है, जो कि ये इस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया और लिथुआनिया हो गया। इन तीनों को बाल्टिक कंट्री कहते हैं। कौन सा कंट्री कहते हैं, बाल्टिक कंट्री। किस किस को कहते हैं आपका, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। और इसी में बाल्कन कंट्री भी होता है, तो बाल्कन और बाल्टी में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो बाल्कन कंट्री नीचे है यहाँ पे आपका, ये जो देश है ना आपका, रोमानिया, बुल्गारिया, हर्जगोविना, बोस्निया, स्लोवाकिया, ये सब बाल्कन कंट्री है, नीचे है ये सब जो क्षेत्र है ना बाल्कन कंट्री, यहाँ पे है, आऊँगी इस पे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ये फिनलैंड था क्योंकि झीलों का देश था इसलिए याद था। स्वीडन क्यों याद था, क्योंकि 32वां मेंबर बना है नाटो का। नॉर्वे इसलिए याद था क्योंकि ओस्लो शांति का अवार्ड देता है, मध्यरात्रि का सूरज भी कहा जाता है इसको, नॉर्वे को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब राजधानी भी देखना है, तो यहाँ पे राजधानी भी याद कर सकते हैं। जैसे कि फिनलैंड का क्या होगा, हेलेंस्की हो गया, यहाँ पे राजधानी हो गया ना, क्या हो गया, हेलेंस्की हो गया। तो अब राजधानी देखना चाहे तो राजधानी भी याद कर सकते हैं सबका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रशिया है, ये बगल में क्या है, रशिया। अब रशिया से देखो कितने कौन कौन सा देश सटा हुआ है, यहाँ पे बेलारूस हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे बेलारूस हो गया। यहाँ पे यूक्रेन तो हमेशा ही चर्चा में रहता है रसिया के साथ, तो यूक्रेन यहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ पे पोलैंड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे पोलैंड हो गया, यहाँ पे रोमानिया हो गया, यहाँ पे बुल्गारिया हो गया। इसको इसलिए याद रखना है ना क्योंकि यूक्रेन से हमेशा विवाद चर्चे में रहता है, आए दिन पे दिन चर्चा में रहता है, क्योंकि रशिया के साथ उसका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये जो यूक्रेन का जो सीमा है कौन कौन सा देश से टच होता है, इतना हम लोग याद कर सकते हैं कि ये जो यूक्रेन का आपका सीमा है, बॉर्डर है, वो किन 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 देशों के साथ टच करता है। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे कि यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, बेलारूस गई, ठीक है, ऐसे याद रखो, ये बेलारूस हो गया, ये पोलैंड हो गया, 2 हो गए, 7 कंट्री से बॉर्डर टच होता है, मैं बताऊंगी। बेलारूस हो गया पहला, दूसरा क्या हो गया आपका, पोलैंड हो गया, तीसरा क्या हो गया यहाँ पे, हंगरी हो गया, हंगरी से भी टच होता है, और चौथा क्या हो जाएगा आपका, रोमानिया हो जाएगा, 5वां क्या हो जाएगा आपका, बुल्गारिया नहीं होगा, रोमानिया के बाद मैं बताती हूँ, मालडोवा होगा, कहीं पे दिख रहा है मालडोवा, मालडोवा एक कंट्री है, यस ये रहा, ये मालडोवा भी इसे टच करता है। और यहाँ पे ना आई थिंक टर्की होना चाहिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नहीं टर्की यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए टर्की। तो कितना हुआ टोटल कंट्री, जैसे यूक्रेन हुआ, ठीक है, यूक्रेन से कौन कौन सा टच हुआ, बेलारूस टच में हुआ, 1 हुआ, पोलैंड टच में था, 2 हुआ, ये आपका ना स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया भी इससे बॉर्डर टच करता है, तो स्लोवाकिया हो गया, 3 हो गया, हंगरी हो गया, तो कितना हो गया, 4 हो गया, रोमानिया भी टच करता है, तो 5 हो गया आपका। उसके बाद जो है मालडोवा, तो ये 6 हो गया। एक कंट्री और है जो आपका यूक्रेन से बॉर्डर साझा करता है, ये आई थिंक यहाँ पे 1 मिनट ढूंढ लेते हैं, एक आपका रशिया तो होगा ही, है ना, रशिया, क्योंकि देखो सामने में रशिया इतना बड़ा है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो रशिया तो ऑब्वियसली होगा ना। तो अब देख लो, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, और क्या हो गया आपका मालडोवा, ठीक है। तो ये 7 कंट्री है, इसको याद कर सकते हैं, ऐसे कोई ट्रिक बना सकते हैं इसका। बेला जो है पोल की पोल पे स्लो गई
और उसको ना हंगरी यानी कि भूख लग गई उसको। फिर वो रूम में गई, रूम में गई तो उसको बहुत सारा माल दिखा, ठीक है ना। ऐसे याद रखो, बेला जो है ना रूठ गई थी, इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं हम लोग। बेला क्या हो गई थी, रूठ गई थी। और रूठ गई थी तो वो मतलब उसको ना भूख लग गई। तो भूख लग गई तो वो स्लो स्लो कहाँ गई, रूम में गई। जब रूम में गई ना तो उसको बहुत सारा माल देखा। ऐसे याद हो गया। अब कैसे याद करने देखना है। बेला नाम की एक लड़की थी, वो मतलब रूठ गई थी, ठीक है। बेलारूस से रशिया है, रशिया तो वैसे भी कनेक्ट रहेगा दिमाग में कि ये जो यूक्रेन का टच है वो रशिया से तो रहेगा ही। बेला जो है रूठ गई, बेला से रूस हो गया। अब वो स्लो 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 कहाँ गई, मतलब बेला रूठ गई, उसको भूख लगी यानी कि सी फील हंगरी, हंगरी मतलब भूख लगी। तो वो स्लो स्लो कहाँ गई, रोम में गई। कहाँ गई, रोम में गई, यानी कि रोमानिया गई। रोमानिया के बाद जब रूम में गई तो वो बहुत सारा माल देखी, ठीक है। कनेक्ट हो गया, देखो 7 कंट्री हुआ। पोलैंड नहीं याद हुआ, पोलैंड। पोलैंड से इस तरह याद करो, पोलैंड को भी इसमें कनेक्ट करना है ना, पोलैंड को। तो पोलैंड को आप ऐसे याद रखो। जो बेला है, इसको मतलब याद करने का एक ट्रिक होता है ना। बेला, बेला कहाँ गई, पोलैंड गई, इस तरह से भी याद रख सकते हो। बेला कहाँ गई, पोलैंड गई। बेला रूस की कहाँ चली गई, पोलैंड चली गई। बोली कि अब मैं रूठ गई हूँ, मैं अब पोलैंड जा रही हूँ। तो बेला रूठ के पोलैंड गई। और जब पोलैंड गई तो उसको ना मतलब भूख लग गई, हंगरी, सी फील हंगरी। जब हंगरी लगी तो उसको ना मतलब स्लो चली, रूम में गई यानी कि रोमानिया, फिर उसको माल मिला। इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे एक कंट्री आता है बुल्गारिया। कौन सा कंट्री आता है यहाँ पे, बुल्गारिया। ये रहा आपका बुल्गारिया कंट्री आता है। यहाँ पे तुर्की का इस्तांबुल होगा, यहाँ पे तुर्की होगा। तो ये क्या हो गया, बुल्गारिया हो गया यहाँ पे। नीचे आपका ग्रीस, जिसको हम यूनान कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनान कहते हैं। ग्रीस को क्या कहते हैं, यूनान। तो ये आपका यूनान हो गया। यहाँ पे आपका जो देश है अल्बानिया है। ये कौन सा देश है आपका, अल्बानिया है। और उसके बाद मैकडोनिया, उसके बाद ये कौन सा कंट्री है, मैकडोनिया है। यहाँ पे मोंटेनेग्रो एक देश है, मोंटेनेग्रो भी है। उसके बाद और ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हर्जगोविना, जिसको बोस्निया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बोस्निया भी कंट्री हो गया। उसके बाद क्रोएशिया, ये क्रोएशिया कंट्री है आपका। ये स्लोवेनिया है। स्लोवाकिया ऊपर था, है ना, ये यहाँ स्लोवाकिया ऊपर है, याद रखिएगा, स्लोवाकिया ऊपर है और स्लोवेनिया नीचे है। यहाँ पे स्लोवेनिया क्या हो गया, स्लोवेनिया। ये हो गया ऑस्ट्रिया, जो वियना कन्वेंशन होता है ना, ऑस्ट्रिया, ये यहीं पे होता है, वियना कन्वेंशन। और ये जो पोलैंड का वार्सा, वार्सा पैक्ट होता है, वो इधर होता है, वार्सा पैक्ट देखो यहाँ पे। और वियना जो कन्वेंशन होता है ऑस्ट्रिया, यहाँ पे होता है, ठीक है। ये रहा वियना। ये लिंचेस्टाइन है। लिंचेस्टाइन इसलिए फेमस था, क्यों फेमस था, क्योंकि उसको डबल लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपका लिंचेस्टाइन है, ये चारों देशों से तो घिरा ही है, लैंडलॉक है, लेकिन वो जो देश से घिरा है, वो देश भी ऑलरेडी देश से घिरा हुआ है, इसीलिए उसको लिंचेस्टाइन को आपका डबल कंट्री कहते हैं। ये आपका स्विट्जरलैंड रहा, ठीक है। यहाँ पे स्विट्जरलैंड, जिसका हेड क्वार्टर WHO का, WTO का, सबका हेड क्वार्टर कहाँ होता है, स्विट्जरलैंड होता है, जेनेवा होता है ना, जेनेवा। तो ये रहा आपका जेनेवा, ठीक है। तो यहाँ से ये रहा जूते जैसा कुछ तस्वीर दिख रही है यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका, इटली हो गया। ये कौन सा देश हो गया, इटली हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ से देश को देखते हुए आए, यहाँ पे आए हैं। तो एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा हम लोग देश पढ़े थे। ये जो बाल्कन कंट्री का जितना भी देश था ना, ये नीचे वाला, सारे के सारे वो मेडिटेरियन सी से बॉर्डर टच करता है। क्या करता है, बाल्कन सी, जो बाल्कन कंट्री है, सारे के सारे मेडिटेरियन जो आपका सी है ये वाला, इससे सारे सीमा साझा करते हैं। ये जो मेडिटेरियन सी अंदर भी जाता है इन सब से। जैसे कि मैंने ग्रीस, यूनान, आपका अल्बानिया, मैंने एक ट्रिक बताया था कि मेडिटेरियन सी से लगने वाले देशों का ट्रिक बताया था, उसमें एक बार जाओगे देखोगे तो ये जो बाल्कन कंट्री है ना, आपको सारा याद हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे भी बता देती हूँ, ये ग्रीस हो गया, ये अल्बानिया हो गया, ये मैकडोनिया हो गया, ये आपका मोंटेनेग्रो हो गया। उसके बाद ये आपका ना क्या था, ये
सर्बिया हो गया, सर्बिया हो गया, ये यहाँ पे सर्बिया था। उसके बाद हर्जगोविना एंड बोस्निया नाम का कंट्री था। यहाँ पे आपका क्रोएशिया हो गया, ठीक है। ये आपका लिंचेस्टाइन था, ऑस्ट्रिया था, ये आपका स्विट्जरलैंड हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं कि कौन कौन सा देश है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे मोनाको है। पता है, एक बहुत छोटा सा देश है यहाँ पे, मोनाको। मोनाको एक बिस्किट का ब्रांड भी आता है, मोनाको। तो ये जो मोनाको ना सबसे रिच कंट्री है पूरा यूरोप का, मतलब रिच कंट्री में आता है मोनाको। क्यों? क्योंकि जैसे देखो हमारे जो भारत है, भारत के अंदर गोवा है ना, इतू सा राज्य है गोवा, लेकिन गोवा में ज़्यादातर टूरिस्ट लोग जाते हैं टूरिस्ट के पर्पज़ से, है ना। बहुत अच्छा भी है, रिच स्टेट भी है गोवा। तो इसी तरह गोवा टाइप से इसका जो यूरोप का है ना, ये मोनाको कंट्री है, बहुत अमीर है वो, छोटा सा देश है बट टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मोनाको यहाँ हो गया। उसके बाद ना थोड़ा सा इधर आएंगे तो यहाँ पे हमें स्पेन दिखेगा। क्या दिखेगा? स्पेन। स्पेन से ये जो बार्सिलोना है ना, बार्सिलोना एक खिलाड़ी प्लेयर्स है फुटबॉल का, बार्सिलोना यहीं का है, बार्सिलोना स्पेन हो गया। स्पेन से यही स्पेन है जिब्राल्टर सी, जिससे अफ्रीका आपका अलग होता है, ये रहा ना अफ्रीका, यही स्पेन है। यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट है जिससे ये दोनों अलग होता है स्पेन से, ठीक है। स्पेन से कनेक्टेड, यहाँ से अलग होता है। ये आपका पुर्तगाल हो गया, वही पुर्तगाल जो वास्को डी गामा जहाँ से आए थे भारत, और गोवा को 1961 में छोड़ा। कौन सा ऑपरेशन से? विजय ऑपरेशन के थ्रू जो है गोवा को 1961 में जो है रिलीज किया, यही पुर्तगाली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो ये आपका ना फ्रांस है। क्या है? फ्रांस, ठीक है। तो ये यहाँ पे रहा फ्रांस। तो फ्रांस का आप सबको पता होगा, फ्रांस हमेशा मतलब बहुत ही फेमस यहाँ पे कंट्री भी है फ्रांस। तो ये आपका यहाँ पे फ्रांस रहा। नीचे आओगे, आगे आओगे ना, तो एक मिनट, एक कुछ मैं मिस कर रही हूँ यहाँ पे। फ्रांस के बाद ये रहा जर्मनी। जर्मनी में देखो, कुछ याद करिए जर्मनी में क्या हुआ था। जर्मनी का स्टुटगार्ट सबको याद होगा। जर्मनी का क्या होगा? स्टुटगार्ट। पता है 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी में जाके पहली मतलब भारतीय थी, मतलब भारत में ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई विदेश में जाकर अपना तिरंगा लहराया हो, और वो कहाँ पे? स्टुटगार्ट में जाके मैडम भिकाजी कामा द्वारा। तो ये जर्मनी आप सबको याद होगा, और यहाँ पे स्टुटगार्ट होगा कहीं पे, देखिए दिख रहा होगा, विजिबल होगा तो स्टुटगार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, स्टुटगार्ट जर्मनी। यहाँ पे विजिबल क्यों नहीं हो रहा है? स्टुटगार्ट जो बहुत फेमस है, मतलब ये समझो कि ये जर्मनी यहाँ पे रहा, स्टुटगार्ट के अंदर यहीं पे जो है तिरंगा लहराया गया था, ठीक है। आगे आते हैं ना, यहाँ पे नीदरलैंड दिख रहा है ना, ये नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है, और यहीं पे लग्जमबर्ग होगा कहीं पे। नीदरलैंड के बगल में लग्जमबर्ग होगा कहीं पे, अगर विजिबल हो तो। एक मिनट मैं जूम करती हूँ, क्या पता विजिबल हो जाए। ये क्या था? नीदरलैंड था, ये आपका बेल्जियम था, और यहाँ पे लग्जमबर्ग ये रहा। इन तीनों को ना बेनेक्स कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बेनेक्स कंट्री, BNEX, बेनेक्स कंट्री। बहुत से क्या होगा? बेल्जियम हो गया, एन से क्या होगा? नीदरलैंड हो गया, और एल से क्या होगा? एक्स से लग्जमबर्ग हो गया। बेनेक्स कंट्री के नाम से जाना जाता है तीन देशों को। कौन कौन सा? बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। अच्छा, आप सभी को याद होगा ये जो नीदरलैंड है उसको ना हॉलैंड कहते थे पहले, हॉलैंड के नाम से ये नीदरलैंड जाना जाता था, वही जहाँ से डच आया था, डच लोग आया था। तो डच लोग जो है यहाँ से आया था आपका, ठीक है। डच लोग कहाँ से आया था? यहीं से आया, नीदरलैंड से आया था। तो ये आपका तीनों हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। अब ब्रिटेन में आते हैं। कहाँ आते हैं? ब्रिटेन में आते हैं। देखो ब्रिटेन के अंदर ये आपका नॉर्थ आयरलैंड हो गया, और यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन सा कंट्री आते हैं? तो आपका
यहाँ पे स्कॉटलैंड आता है, क्या आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है और इंग्लैंड आता है। कौन कौन सा आता है? जैसे इंग्लैंड का राजधानी कहाँ हो गया आपका? लंदन हो गया ना, यूनाइटेड किंगडम लंदन हो गया। तो इस जो यूनाइटेड किंगडम हम लोग कहते हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन कौन सा आता है? वेल्स हुआ, स्टॉक यहाँ पे वेल्स के बाद ब्रिटेन ले लीजिए, फिर स्कॉटलैंड ले लीजिए। ये 3 कंट्री आता है किसके अंदर? आता है आपका ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आता है। और इस तीनों कंट्री को में जब ये नॉर्थ आयरलैंड ऐड करते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। फिर से मैं बोलती हूँ, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 3 कंट्री आते हैं, 3 जो क्षेत्र आते हैं, स्कॉटलैंड हुआ, वेल्स हुआ और क्या हुआ? ब्रिटेन हुआ। और जब इन तीनों को हम लोग नॉर्थ आयरलैंड में मिलाते हैं तो वो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो ये जो बेल्स हैं, क्या हो गया? बेल्स। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता देती हूँ। अच्छा, तो मैं इसके बारे में एक जानकारी देने वाली थी। जो स्कॉटलैंड मैंने बताया था, यहाँ पे स्कॉटलैंड होगा। स्कॉटलैंड से कौन है? कुछ राजा का नाम आ रहा है कोई? स्कॉटलैंड मतलब जो कोई, सॉरी राजा नहीं, माय मिस्टेक। कांग्रेस की स्थापना किया हुआ था, कौन किया था? एओ ह्यूम। आप सबको याद होगा कि कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? जैसे एओ ह्यूम, ये यहीं स्कॉटलैंड का ही था। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था। एओ ह्यूम कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था। और ये जो बेल्स है, बेल्स का एक राजा था। तो बेल्स के राजा का स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। कहाँ? मुंबई में। आप लोगों ने पढ़ा होगा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। तो वो वेल्स के राजा के स्वागत के लिए वो बनाया गया था। और इंग्लैंड जो पढ़ते हैं ना हम लोग, ये लंदन वाली जो क्षेत्र है, ब्रिटेन वाला, वो इंग्लैंड के जो राजा था उसके लिए, उसकी याद में भारत में विक्टोरिया मेमोरियल, आप सबको याद होगा, जो कलकत्ता में है। तो जो महारानी थी ब्रिटेन की याद में, इंग्लैंड की याद में, विक्टोरिया मेमोरियल वहाँ कलकत्ता में बना। बेल्स के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बना, यहीं पे जो आपका लंदन के अंदर जो आता है देश। और जो मैंने अभी स्कॉटलैंड बताया था, वहीं का कौन था? वो एओ ह्यूम था। ठीक है। और ये नॉर्थ आयरलैंड जो आता है, इससे कुछ याद होगा आप लोगों को। यहाँ से भी एक व्यक्ति है, बहुत फेमस है वो, मदर टेरेसा, सुने होंगे, मदर टेरेसा। ये यहीं की थी, नॉर्थ आयरलैंड की थी, यहीं से आई थी वो मदर टेरेसा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक बार हम लोग ना पूरा कंट्री को देख लेते हैं, मतलब कहाँ पे कौन कौन सा कंट्री हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक। तो एक बार लोकेशन तो दिमाग में बैठ गया होगा ना कि कहाँ पे क्या है। एग्ज़ाम के लिए इतना ज़रूरी होता है कि अगर कोई चीज़ हो रहा है तो ये कहाँ पे स्थित है, मतलब थोड़ा सा हिंट करता है माइंड में कि हाँ ये यहाँ है, तो ये देश तो उससे बॉर्डर टच नहीं कर सकता क्योंकि ये ऊपर था, ये नीचे था, तो ये इधर से कनेक्ट हो रहा है। इस तरह से थोड़ा सा तो हिंट लगता है दिमाग में। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको। मैंने बताया था स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन सा आया था। नॉर्वे आया था आपका, स्वीडन आया था आपका, फिनलैंड आया था आपका, डेनमार्क आया था। ठीक है, ये सब किस में आया था आपका? स्कैंडिनेवियन कंट्री में आया था। ये सारे के सारे देश, ये शांति के लिए था। मध्यरात्रि का जो देश है उसी को कहा जाता है। स्वीडन आपका नाटो का 32वां मेंबर बनाया था, इसलिए था। ये जो फिनलैंड है आपका, ये फिनलैंड झीलों का देश है, इसलिए था। ये 31वां मेंबर भी है नाटो का। उस बाद हम लोग आए थे कि ये जो बाल्टिक कंट्री है, किस कौन कौन सा देश है, तो आपका एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब क्या है? बाल्टिक कंट्री है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो ये यूक्रेन है, यूक्रेन से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में चलता रहता है, रशिया यूक्रेन का विवाद चलता रहता है। तो हम लोग ने यूक्रेन के बारे में देखा कि यूक्रेन से कौन कौन सा सीमा टच होता है। तो आपका बेलारूस था, मैंने बोला था ना कि बेलारूस गई, पोलैंड चली गई, तो वो उसको भूख लगा, हंगरी, फिर वो स्लो स्लो रूम में गई, यानी कि रोमानिया, स्लो से स्लोवाकिया, और फिर रूम में जाके उसको क्या मिला? माल मिला, तो माल्डोवा। ऐसे कंट्री याद हो गया। बेलारूस, रशिया तो याद ही होगा। पोलैंड गई, फिर वो स्लोवाकिया गई, स्लो गई, फिर हंगरी, उसको भूख लगा, फिर वो रूम में गई, फिर माल्डोवा। ये इतना कंट्री तो वैसे ही आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, 7 कंट्री, और यूक्रेन को मिला दीजिए तो 8 हो गया। और ऊपर वाला बाल्टिक कंट्री से 3 याद रखिए। और इधर कितना हो गया था आपका? 4 हो गया था। 4 इधर हो गया था, 3 इधर हो गया था, 4 3 7 हो गया, और इधर आपका 7 हो गया। 14 कंट्री तो ऐसे याद हो गए। नीचे आएंगे तो यहाँ पे बुल्गारिया, ये कौन सा था आपका? बुल्गारिया था।
उसके बाद नीचे आया था ग्रीस, जिसे यूनान कहते हैं, ग्रीस था आपका। उसके बाद और नीचे आएंगे तो ये आपका मैकडोनिया था, ये आपका अल्बानिया था, ये आपका क्या था, ये 1 मिनट, सर्बिया, यहाँ पे ये सर्बिया यहाँ पे है, ठीक है, ये सर्बिया था आपका। उसके बाद थोड़ा जूम कर देते हैं क्योंकि दिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है। तो हम लोगों ने नीचे पे यूनान देखा, ग्रीस को देखा, उसके बाद यहाँ पे जो है मैकडोनिया को देखा। ये सारे के सारे बाल्कन कंट्री है, याद रखिएगा। ये अल्बानिया हो गया, ये मैकडोनिया हो गया, और उसके बाद यहाँ पे सर्बिया हो गया। और सर्बिया का एक खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी है, याद बताइए कौन है, कमेंट में बताइएगा। सर्बिया का एक प्लेयर्स है और जो फुटबॉल खेलता है। हर्जगोविना हो गया, जिसे बोस्निया के नाम से जाने जाते हैं। ये आपका क्रोएशिया हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्लोवेनिया हो गया, स्लोवेनिया नीचे में आएगा। सारे के सारे समुद्र से जो है एड्रियाटिक सी से सीमा बनाता है, मैं बताऊंगी सी के बारे में। ये सारे के सारे जितना भी मैं बोल रही हूँ नीचे, ये सारे के सारे जो है समुद्र से सीमा बना रहा है, मेडिटेरियन सी से, एड्रियाटिक सी, जो कि इसमें मिलता है। ये यहाँ पे इटली हो गया, इटली का राजधानी कहाँ हो गया, रोम। रोम में अभी एक सम्मेलन हुआ था, इटली के रोम में, बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, ये रोम में हुआ था इस बार। उसके बाद यहाँ पे लिंचेस्टाइन, जो मैंने बताया था डबल लैंडलॉक कंट्री के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया बताया था कि वियना कन्वेंशन होता है यहाँ पे, ठीक है। लिंचेस्टाइन तो हो गया। स्विट्जरलैंड हो गया, जिसका आपका जेनेवा हेडक्वार्टर, जेनेवा में क्या होता है आपका, सबका हेडक्वार्टर रहता है ना, WHO का, आपका WTO का, ये बताया था मैंने आपको। अब इधर आते हैं तो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका मोनाको कंट्री था एक तो। उसके बाद यहाँ पे स्पेन था। उसके बाद यहाँ पे पुर्तगाली लोग था, पुर्तगाली का लिस्बॉन, जहाँ पे हेडक्वार्टर है, जो मैंने बताया था कि पुर्तगालियों ने गोवा को विजय ऑपरेशन के तहत छोड़ा था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फ्रांस था, पेरिस, सीन नदी के किनारे, यहीं पे पढ़ते हो आप, ये पेरिस हो गया। उसके बाद मैंने बताया था कि बेनेक्स में 3 कंट्री आता है, जिसका नाम नीदरलैंड्स था, बेल्जियम था और लग्जमबर्ग था। वही बेल्जियम जिसका ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है नाटो का, है ना, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स। तो ये रहा आपका ब्रुसेल्स यहाँ पे। नीदरलैंड्स ने मैंने बताया था कि जिसको हॉलैंड के नाम से पहले जाना जाता था, जहाँ से डच लोग आए थे, यहाँ पे हो गया। यूनाइटेड किंगडम मैंने बताया था कि जब आप आयरलैंड को मिक्स करते हो तो यूनाइटेड किंगडम पूरा क्षेत्र हो जाता है। और अगर ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 3 ही कंट्री आते हैं, जो वेल्स है आपका, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, जो मैंने सारे का बताया था कि ये कौन कौन सा देश है। अब यहाँ पे आगे ना, जो डेनमार्क है, ये पॉलिटिकली एक्चुअली यूरोप का भाग माना जाता है, बट फिजिकली देखें तो वो नॉर्थ मतलब अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है डेनमार्क, ठीक है, ठीक है। तो अब ना हम लोग थोड़ा सा सी को देख लेते हैं, कहाँ पे यूरोप में कौन सी है, कौन सा गल्फ है, पानी समंदर कहाँ कहाँ है, ठीक है, छोटे छोटे देख लेते हैं। वैसे तो हम लोग मेजर में देखे थे ना कि इधर पश्चिम से आपका अटलांटिक था, नीचे आपका ये अफ्रीका था, इधर अटलांटिक, इधर अफ्रीका देश था, ऊपर मतलब बीच में मेडिटेरियन सी था, ऊपर में आर्कटिक था। अब देख लेते हैं कि उसके बीच में कौन कौन सा वैसे समुद्र है। देखो तो यहाँ पे ना वाइट सी है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, वाइट सी, यहाँ पे वाइट सी है, कहीं पे वाइट सी। अब वाइट सी यहाँ पे है, पता है यूरोप वाले ना अलग अलग सा नाम रखा है, वाइट सी, रेड सी, ब्लैक सी, यहाँ पे दिखेगा कैस्पियन सी। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं, वाइट सी क्यों कहते हैं उसको यहाँ पे, क्योंकि देखो ऊपर वाला क्षेत्र बर्फ से है ना, बर्फ से सारे जो पानी है, जल है, सारे के सारे ना बर्फ जमे हुआ है। तो बर्फ कैसा दिखने में होता है ना, वाइट होता है ना, इसीलिए वो वाइट मतलब सी रख दिया। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे ये गल्फ ऑफ बोथेनिया है। मैंने बताया था ना, जब पानी के तीनों तरफ अगर ज़मीन से घिरा हो कोई समुद्र, तो उसको गल्फ या बे या फिर बाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये गल्फ है, देखो इधर भी ज़मीन है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, तो गल्फ हुआ ना। यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथेनिया हो गया। बीच में जो है ना ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, क्या है यहाँ पे बीच में, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, और ये फिनलैंड है। अच्छा ये सोचो कि ये फिनलैंड भी नाटो का मेंबर है, ठीक है, क्योंकि और इधर आपका एस्टोनिया लातविया, ये भी आपका नाटो का मेंबर है। और बीच में जो है ये गल्फ ऑफ क्या है, ये
फिनलैंड है। और इसी से होकर जो रसिया का ज़्यादातर जो समुद्री परिवहन होता है ना, जितना भी माल से रिलेटेड चीज़ें, व्यापारिक जो चीज़ें आती है उसका, यहाँ से मेडिटेरियन सी से होके, यहाँ से लेकर नॉर्थ मेडिटेरियन सी, नॉर्थ सी, ये आपका गल्फ ऑफ फिनलैंड से होके रशिया में जाती है। ठीक है, क्योंकि रसिया का अधिकांश जो क्षेत्र है ना इस तरफ, ये बहुत ही आपका मतलब क्या कहते हो, इंडस्ट्रियल एरिया है। ये सारे एग्रीकल्चर बोलो, इंडस्ट्रियल एरिया बोलो, ये सारा इधर से ही है ना। तो इसी रास्ते से होके जाती है। मान लो कि ये दोनों बंद कर दे रास्ते को, तो क्या होगा? ये जो फिनलैंड नाटो का ही मेंबर है, नीचे वाला भी नाटो का मेंबर है। अब ये नाटो तो रसिया से मतलब पूरा एकदम वो रहता है ना, अलग अलग है पूरा। तो मान लो कि ये दोनों बंद कर दे रशिया को, तो रशिया कैसे जाएगा इस तरह से रह के? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो गल्फ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है रसिया के लिए। वैसे ये लोग बंद नहीं करेगा, नहीं तो ये बमबारी तुरंत से स्टार्ट कर देगा, उतना हिम्मत नहीं बढ़ाए किसी को। तो मान यहाँ पे बस ये समझ लीजिए कि ये जो गल्फ ऑफ फिनलैंड है उससे होकर नॉर्थ सी से जा कर के मेडिटेरियन सी से होकर इसका जो है व्यापार होता है आपका रशिया का, क्योंकि इधर ही इसका क्षेत्र है। वाइट सी से नहीं होता है, वाइट सी से इधर से भी हो सकता है आपका, आप बोलोगे कि इधर से भी हो सकता है जो रशिया का क्षेत्र था, लेकिन एशिया से होगा ना, क्योंकि बहुत उसको लंबा खर्चा पड़ेगा। एशिया से होके आएगा, फिर इंडियन ओशियन में होके जाएगा, क्योंकि उधर उसका ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं और इधर ही है, तो आसान तो इधर से ही होगा ना। इधर से आपका बर्फ़ वाला क्षेत्र है, तो चाहे तो ये इधर से भी, यहाँ से भी आ कर सकता है, बट मतलब उतना करता नहीं है वो। बर्फ़ के काटने के लिए जहाज भी बना रखा है रशिया वालों ने, लेकिन वो फिलहाल इसी रास्ता से जो है अपना व्यापार को जारी रखा है। ठीक है, अब हम लोग ये जान लिए, बोथेनिया हो गया, गल्फ ऑफ फिनलैंड हो गया, ये वाइट सी हो गया। नीचे आएंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे ना एजोब सी यहाँ पे दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ना एजोब सी है, क्या नाम है? एजोब सी। एक मिनट, यहाँ पे ना एजोब सी है। मैं एक मिनट कहाँ से दिखाऊँ मैं, उसमें तो नहीं होगा, इसमें है क्या? कैस्पियन है, सी ऑफ, ये रहा, यहाँ से दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है? एजोब सी। कहाँ गया? कहाँ, ये रहा, ये यहाँ पे एजोब सी है, ये यहाँ पे कैस्पियन सी है, और ये यहाँ पे ब्लैक सी है। पहले हम सी को देखते चलते हैं। ये रहा ऊपर में पढ़े तो वाइट सी। अगर पूछ तो मान लो कोई भी क्वेश्चन में सजाने के लिए दे देगा, तो अब फिर सोचते रह जाता है ना कि वाइट सी किधर है, कैसे होगा। तो वाइट सी याद रखना है कि सबसे ऊपर था। वाइट सी के बाद ये इधर कैस्पियन सी था, उधर इधर आपका ब्लैक सी था। पहले वाइट सी के बाद नीचे उतरोगे तो सी ऑफ एजोब आएगा, इधर कैस्पियन सी आएगा, इधर ब्लैक सी आएगा। उसके बाद नीचे उतरोगे तो एजियन सी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? एजियन सी आएगा। एजियन सी के बाद यहाँ पे आओगे तो आइनियन सी आएगा। आइनियन के बाद ऊपर जाओगे तो एड्रियाटिक सी आएगा। फिर इधर आओगे आप तो यहाँ पे ट्राइहेनियन सी दिखेगा। क्या दिखेगा? ट्राइहेनियन सी दिखेगा। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ना बैलरिक सी है। क्या है? बैलरिक। कौन सा आएगा? बैलरिक आइलैंड, बैलरिक सी भी है, बैलरिक सी आएगा यहाँ पे। ठीक है, बी ऑफ बिस्के है। यहाँ पे जाओगे तो थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका नॉर्थ सी आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? नॉर्थ सी आ रहा है। और इधर तो अटलांटिक ओशन पता ही है आपको। ठीक है, तो कैसे कैसे हम लोग ये समंदर को पढ़े हैं एक बार और हम देख लेते हैं। अच्छा, ऊपर में क्या था? वाइट सी। यहाँ पे आई थिंक होना चाहिए वाइट सी, नहीं है, छोड़, ठीक है चलते हैं। तो वाइट सी वहाँ पे था, ऊपर में वाइट सी था। यहाँ पे बाल्टी कंट्री बोला था तो ये बाल्टी सी हो गया। ये नॉर्थ सी इस तरफ हो गया। नीचे आओगे तो यहाँ पे कैस्पियन सी हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑफ एजोब है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लैक सी हो जाएगा। इन दोनों देखो यहाँ पे ना क्रीमिया का क्षेत्र भी है जो रूस के कब्जे में है। यहाँ पे क्रीमिया का क्षेत्र होगा, उसमें दिखाती हूँ। तो ये ब्लैक सी है और ये एजोब सी है। ये ब्लैक सी एजोब सी को जो जोड़ता है ना, क्रीमिया को जो रसिया से जोड़ता है, वो कर्च स्ट्रेट है। क्या है? कर्च स्ट्रेट। यहाँ पे नहीं है, शायद उसमें होगा। कर्च स्टेट है जो क्रीमिया को रसिया से जोड़ता है और सी ऑफ एजोब को इससे भी मिलाता है, ब्लैक सी को। क्या नाम है? कर्च स्टेट नाम है। क्या नाम है यहाँ पे? कर्च स्टेट है।
एजोब सी ब्लैक सी को जो मिलाता है कर्च स्ट्रेट के माध्यम से, और जो क्रीमिया है कहीं ना कहीं रशिया से जो जुड़ता है वो कर्च स्ट्रेट के माध्यम से जुड़ता है। नीचे उतरेंगे ना तो यहाँ पे ना एजियन सी है, क्या नाम है, ब्लैक सी के बाद कैस्पियन, ब्लैक सी, एजोब सी के बाद क्या आएगा, एजियन सी आएगा। ठीक है, एजियन सी के बाद यहाँ पे ना आपका वो है ग्रीस है। ग्रीस पे क्रेटा आइलैंड है, क्रेटा सी है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, यहाँ पे ना क्रेटा सी होगा, क्या होगा, क्रेटा सी। तो बोला एजी, ऐसे याद कर लो सागर को। देखो सी को याद करने भी एक निमोनिक हम बना सकते हैं। ऊपर में हम लोग ने देखा था वाइट सी था ऊपर, नीचे आ रहे थे तो हम लोग एजोब सी को देखा, इधर कैस्पियन सी को देखा, इधर आ रहे तो ब्लैक सी को देखा। ब्लैक सी के बाद नीचे उतरे तो हम बोले कि एजी अब मेरे से नहीं चला जा सकता, आई नीड अ कार, कार चाहिए, एजी कार चाहिए। तो एजी से यहाँ पे एजियन सी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे आ रहा है क्रेटा सी जो यूनान पे ग्रीस में है, तो एजी कार चाहिए, तो कार हो गया। तो बोला कार में तो बैटरी चाहिए, तो बैटरी किस चीज़ का होता है, आयनिन का होता है, तो ये बोला आयनन सी। आयनन में क्या होती है, आर्द्रता होती है, तो आर्द्रता से हम एड्रियाटिक सी याद कर सकते हैं। अब आर्द्रता सी से याद कर लिए, अब सब कुछ मिल गया, लेकिन अब क्या होगा, टायर पंक्चर हो गया, तो यहाँ पे ना टायरियन मतलब टाइहेनियन सी, क्या हो गया, टाइहेनियन सी। और ये उसके बाद यहाँ पे बेलोडिक सी। तो अब क्या होगा, टायर जब पंचर हो गया तो अब बैलगाड़ी से गया ना बेलोडिक सी। इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। बस निमोनिक याद करने के लिए हम निमोनिक जितना हो सके बनाओ, याद करो, ये ज़रूरी होता है। और ये बीच में सारे के सारे क्या हो गया आपका, मेडिटेरियन सी हो गया, जिसको भूमध्य सागर कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो एक बार और देखें क्या, ऊपर में वाइट सी था, नीचे आपका एजोब सी था, ये ब्लैक सी था, इसके तरफ कैस्पियन सी था, और यहाँ पे हम लोग ना एजियन सी, ने बोला था ना एजी कार ला दो, जो क्रेटा सी था वो कहाँ पे था आपका, ये आपका ग्रीस के पास था, यहाँ पे ग्रीस है। तो एजियन सी कार ला दो, बोला कार में तो बैटरी चाहिए, तो बैटरी आयनोन की होती है। बोला कि फिर आर्द्रता है, तो आर्द्रता सी हो गया। बोला कि टायर पंक्चर हो गया, तो टायरियन सी हो गया। और उसके बाद फिर बोला कि बैलगाड़ी से चलो, तो बैलडिक सी हो गया। और इधर बे ऑफ बिस्के हो गया। ऊपर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, नॉर्थ सी पढ़ा था। आई थिंक इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मैं आइलैंड की मतलब वो स्ट्रेट की बात करती हूँ कि स्ट्रेट कहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है। यहाँ पे नहीं दिख रहा, इसमें दिखाती हूँ, एक मिनट। देखो यूके और फ्रांस के बीच में कौन सा चैनल है, इंग्लिश चैनल है। कौन सा चैनल है, यूके और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। यूके और फ्रांस के बीच में जो अलग करता है यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है, क्या नाम है इसका, इंग्लिश चैनल। अच्छा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले जो पहली महिला थी भारत की, वो कौन थी, तो इसका नाम याद रखिए, आरती शाह थी, जो आई थिंक 25-26 से मतलब 28-29 किलोमीटर की ये सी मतलब वो है, स्ट्रेट है, चैनल है, जिसको जो है पार की थी तैर कर। इनका नाम था आरती शाह यहाँ पे। और मेल में भी कोई है जो मतलब इंग्लिश चैनल को पार किया हुआ था। ठीक है, तो आरती चैनल मतलब आरती शाह थी। उसके बाद नीचे मैंने बताया था कि यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट है। नीचे यहाँ पे क्या है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है। यहाँ पे क्या है, जिब्राल्टर, जो स्पेन और जो है अफ्रीका से मतलब पूरा यूरोप को ही अलग करता है, जिब्राल्टर। इधर आएंगे तो यहाँ पे ना कर्च स्ट्रेट है, क्या नाम है, कर्च स्ट्रेट, जो आपको एजोब को, कहाँ था, ब्लैक सी, एजोब सी यहाँ था, जो ब्लैक सी को मतलब कर्च स्ट्रेट है, जो ब्लैक सी और इसको वो एजोब सी को मिलाता है। यहाँ पे क्या होगा, कर्च स्ट्रेट हो जाएगा, और जो कहीं ना कहीं क्रीमिया को रसिया से भी जोड़ता है। तो ये हो गया आपका कितना स्ट्रेट पढ़े। और गल्फ ऑफ फिनलैंड ऊपर में देख लिए थे हम लोग, क्या क्या पढ़े आपका, गल्फ ये पढ़े, कर्च स्ट्रेट पढ़े, जो यहाँ था आपका एजोब सी को ब्लैक सी को मिलाता है, और क्रीमिया को रसिया से भी मिलाता है। नीचे हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पे पढ़े थे ना, ये इंग्लिश चैनल, कहाँ पे पढ़े थे, ये रहा आपका इंग्लिश चैनल, फ्रांस और लंदन को अलग करता है। ये रहा आपका जिब्राल्टर, जो स्पेन को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, इतना इंग्लिश चैनल था। ये हम लोग ने टोटली मतलब पूरा ये पढ़ा है, समुद्र के साथ, गल्फ के साथ हम लोगों ने कंट्री को देखा, किस कंट्री को क्या कहते हैं वो सब देखा हमने। तो ये आपका ओवरऑल ये आपका यूरोप का जो है ना पॉलिटिकल मैप था।
जहाँ पे हमने देश को जाना। अब मैं नेक्स्ट जो कराऊंगी उसमें फिजिकल मैप होगा यूरोप का, जिसमें आपका रिवर, जिसमें आपका लेक, जिसमें आपका माउंटेन्स, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जिसमें आपका जो मैदान है, घास का मैदान है, इन सब के बारे में हम लोग फिजिकल में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये आपका पॉलिटिकल मैप जो है यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ, और यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन के जाते हैं। तो मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी कि क्या क्या यहाँ से यूरोप से क्वेश्चन दे सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो डेनमार्क, ये सब मैंने लिख दिया है, स्कैंडिनेवियन मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ में। यहाँ पे स्विट्जरलैंड, उसके बाद यूक्रेन से कौन कौन सा सीमा सोझा मतलब साझा करता है। उसके बाद जो मेन कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, वो यहाँ पे डाला हुआ है जो मैंने बताया हुआ है यहाँ पे इसके अंदर, बॉक्स के अंदर। और अभी मैं फिजिकल मैप करा दूंगी तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा यूरोप का मैप। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।